फ्रेंड्स, एडुमल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, क्या स्टेप्स है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किस तरह से टाइम को मापा जाता है और जो टाइम मैनेजमेंट है उसके क्या क्या टूल्स है टाइम मैनेजमेंट के, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एनर्जी मैनेजमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनर्जी मैनेजमेंट। अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी क्या है, हम इसको कहेंगे ऊर्जा प्रबंधन। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। अब उस एनर्जी का मैनेजमेंट हमें किस तरह से करना है ताकि हम कार्य भी हमारे सुगमता पूर्वक कर सके और बिना थके कर सके, यही हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले है कि एनर्जी मैनेजमेंट होता क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एनर्जी मैनेजमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें या एनर्जी मैनेजमेंट का जो अर्थ है, मीनिंग है, उसकी बात करें तो कार्य को सुगमता पूर्वक व सफलतापूर्वक कार्य को सुगमतापूर्वक व सफलतापूर्वक पूरा करना, सफलतापूर्वक पूरा सफलतापूर्वक बिना थकान के पूरा करना। यानी कि कोई भी कार्य हम बिना थके सफलतापूर्वक और सुगमतापूर्वक कैसे पूरा कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी मैनेजमेंट। यानी कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। और जब हम एनर्जी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे तब हम उस कार्य को सफलतापूर्वक और आसानी से पूरा कर पाएंगे और हमें थकान भी नहीं होगी। इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें जो कार्य है उनको करना है ताकि हमें कम थकान में ही हम कार्य पूरा कर सकें। तो कुछ पॉइंट्स हम ध्यान में रख सकते हैं, जैसे पहले भारी काम या थकाने वाले काम करें, थकाने वाले काम करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग टाइम में हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है, तो उस टाइम हम भारी काम कर सकते हैं, थकाने वाले काम कर सकते हैं ताकि हमारा एनर्जी लेवल हाई है तो वो काम इजीली हम संपन्न कर पाएंगे। उसके बाद में जो हल्के काम हैं या हमारे जो इंटरेस्ट के काम हैं वो हमें करने चाहिए। उसके बाद हल्के कार्य या हमारी रुचि के कार्य करना चाहिए। इसके अलावा जब हम कोई भी भारी काम करते हैं तब उसके बीच में जब हमें थकान अनुभव होने लगती है तो हमें थोड़ा सा गैप ले लेना चाहिए, यानी कि रेस्ट पीरियड भी जरूरी है। जो हमने टाइम मैनेजमेंट के अंदर एक पढ़ा था टूल टाइम मैनेजमेंट का, रेस्ट पीरियड। तो हमें हमारी थकान को दूर करने के लिए क्या लेना चाहिए, एक छोटा सा गैप भी हम ले सकते हैं बीच में। तो हमें क्या लेना चाहिए, आराम का समय भी रखना चाहिए। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई भारी काम कर रहे हैं या फिर हम 2-3 काम हमें एक साथ करने हैं, तब हम उन 2-3 काम के बीच में थोड़ा सा गैप ले सकते हैं ताकि हमारी जो एनर्जी है वो वापस से मेंटेन रहे। तो ये कुछ जनरल चीजें हैं जो हमें इसके अंदर देखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में शक्ति की मांग, जो हमारी फैमिली लाइफ साइकिल होती है उसमें अलग अलग स्टेज पे अलग अलग हमें एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे कि हमने टाइम मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ा था फैमिली लाइफ साइकिल।
पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था में शक्ति की मांग। अगर हम बात करें पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था की, तो हमारी पहली अवस्था आती है, जो फर्स्ट हमारी स्टेज होती है, प्रथम अवस्था, जिसको हम प्रारंभिक अवस्था या बिगिनिंग स्टेज कहेंगे। और इस टाइम पीरियड में हमें शक्ति की मांग क्या होती है? कम होती है। शक्ति की मांग कैसी होगी? कम। अगर हम बात करें दूसरी और तीसरी अवस्था की, दूसरी और तीसरी अवस्था, दूसरी और तीसरी अवस्था, जिसको हम क्या कहेंगे? विस्तृत अवस्था कहेंगे। यहाँ पर सर्वाधिक शक्ति की मांग होती है, सर्वाधिक शक्ति मांग। नेक्स्ट आती है हमारे चौथी अवस्था। चौथी अवस्था, यहाँ पर शक्ति की मांग थोड़ी कम, शक्ति की मांग थोड़ी कम हो जाती है। और उसके बाद में आती है हमारी पांचवी और अंतिम अवस्था, जिसको हम सेवानिवृत्ति की अवस्था भी कहते हैं। और इसमें जो शक्ति की मांग है वो कम हो जाती है, कम शक्ति मांग। अब हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्रथम अवस्था क्या होती है और उसमें किस तरह से जो शक्ति की मांग है वो देखी जाती है। दूसरी, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था, ये कौन सी अवस्था होती है, क्या होता है, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की हमारे मेन 5 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था या प्रथम अवस्था, जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक अवस्था, जिसके अंदर जो पति पत्नी होते हैं, सिर्फ 2 ही मेंबर होते हैं, उनकी शादी होती है। नवविवाहित जो पति पत्नी होते हैं, उस दौरान उनके घर में इतना ज्यादा कोई कार्य नहीं होता है। जब 2 पति पत्नी होंगे तो उनकी शक्ति की मांग कैसी होगी? कम होगी। दूसरी और तीसरी अवस्था ये होती है विस्तृत अवस्था, जिसके अंदर उनके घर में जो बच्चे हैं उनका जन्म हो जाएगा। जब बच्चा छोटा होगा और जब बच्चा स्कूल जाने लगेगा, तो ये दो अवस्थाएं हमने दूसरी और तीसरी अवस्था इसके अंदर लिया है। यहाँ पर सर्वाधिक शक्ति की मांग होती है, क्योंकि अब छोटा बच्चा है, उसके भी इतने सारे काम करने होते हैं। फिर जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो बच्चे को नहलाना धुलाना, उसको स्कूल भेजना, उसका टिफिन तैयार करना, उसको जो भी अगर हम बात करें तो उसको वापस घर आने के बाद में उसको वापस से पढ़ाना। तो जो एक औरत होती है, जो महिला होती है, उसका बहुत सारा जो समय और बहुत सारी जो शक्ति है वो किसमें चली जाती है? उस बच्चे के काम करने में ही चली जाती है। तो यहाँ पर दूसरी और जो तीसरी अवस्था है, यहाँ पर शक्ति की मांग क्या होती है? सर्वाधिक होती है। चौथी अवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शक्ति की मांग जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब कि वो खुद अपना जो खाना है वो खा सकता है, खुद अपना जो काम है वो कर सकता है, नहा सकता है, अपने कपड़े पहन सकता है, अपना होमवर्क खुद कर सकता है। तो यहाँ पर जो महिला है उसका जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो यहाँ पर शक्ति की कम जरूरत होगी। और अगर हम बात करें पांचवी अवस्था की, तो यहाँ पर इसको हम सेवानिवृत्ति की अवस्था भी कह सकते हैं। और इस अवस्था के अंदर जो शक्ति की मांग है वो कम होगी। यहाँ पर वापिस से जो पति पत्नी है वो 2 ही बचेंगे, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे, वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले जाएंगे, उनका बिजनेस सेटल हो जाएगा, या फिर वो अपनी जो नौकरी लग जाएंगे, उनकी शादियां हो जाएगी और वो अपना घर अलग बसा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी 5 पारिवारिक जीवन की अवस्थाएं हैं, और इनमें जो शक्ति की मांग है अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग रहती है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आ सकता है कि परिवार की कौन सी अवस्था में जो शक्ति की मांग है वो कितनी रहती है, तो सबसे कम कहाँ रहती है और सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, और उससे कम कहाँ रहती है और उससे कम कहाँ रहती है। तो इस तरह से आपकी ये पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है, और इसमें अलग अलग जो शक्ति की मांग है, और उसमें आपके जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आएगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे ज्यादा शक्ति की मांग कौन सी अवस्था में होती है, सबसे कम शक्ति की मांग कौन सी अवस्था में होती है। ये था आपके पारिवारिक जीवन चक्र में अलग अलग अवस्थाओं में शक्ति की मांग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे शक्ति मूल्य, यानी कि एनर्जी कॉस्ट।
जिस तरह से हमने टाइम मैनेजमेंट में पढ़ा था टाइम कॉस्ट, उसी तरह से हम एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं शक्ति मूल्य, एनर्जी कॉस्ट। यानी कि अलग अलग कार्य को करने के लिए हमें अलग अलग जो एनर्जी है उसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हल्के होते हैं, उनमें हमें कम ऊर्जा की जरूरत होती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भारी कार्य होते हैं जिसमें हमें एनर्जी की जरूरत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे कार्य होते हैं जहां जहां पर हमें किस तरह से एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मानसिक प्रयास। सबसे पहले आता है मानसिक प्रयास, जिसको हम मेंटल एफर्ट्स कहेंगे। मेंटल एफर्ट्स, मेंटल एफर्ट्स में क्या क्या आ जाएगा आपके, इसमें जो शक्ति की मांग है वो उसकी कम जरूरत होती है, और इसमें आ जाएगा आपके सोचना, विचारना, तर्क करना, जितनी भी हमारी मेंटल एक्टिविटी है वो सारी इसमें आ जाएगी। सोचना, विचारना, तर्क करना, आयोजन करना, यानी कि कोई भी प्लानिंग बनाना, आयोजना करना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज है वो सारी इसके अंदर आ जाएगी आपके। और इन सारी क्रियाओं को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मानसिक प्रयास की जरूरत पड़ेगी। मानसिक प्रयास। यहां से आपकी क्वेश्चन किस तरह से आता है कि आपको कुछ एग्जाम्पल दिए रहेंगे 4 या 5, जैसे सोचना है, विचारना है, तर्क करना है, आयोजन करना है, और इसके अलावा कोई एक और एग्जाम्पल दिया रहेगा, और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा मेंटल एफर्ट है या कौन सा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शारीरिक प्रयास की, यानी कि फिजिकल एफर्ट्स। फिजिकल एफर्ट्स जो शारीरिक प्रयास है, यानी कि जिनमें हमारी जो बॉडी है उसके मूवमेंट की जरूरत होती है, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, या फिर झाड़ू लगाना, प्रेस करना, झाड़ू लगाना, बिस्तर लगाना, ये सारे कार्य किसमें आएंगे आपके, ये सारी की सारी क्रियाएं आपके फिजिकल एफर्ट्स के अंदर आ जाएगी। जैसे कि किसी चीज को समेटना, खींचना, धकेलना, ये सारे प्रयास किसमें आएंगे, आपके फिजिकल एफर्ट्स में आएंगे। इनमें से आपके जो प्रयास है उनका नाम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से फिजिकल एफर्ट्स कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो आप इजीली इन चीजों को देख करके पहचान पाओगे कि ये जो प्रयास है इसमें हमारे माइंड का ज्यादा जरूरत होती है, हमें सोच विचार करके काम करना होता है, इसलिए इसमें कौन सा एफर्ट होगा, मानसिक प्रयास। जैसे आपको जैसे धक्का देना है, कोई सामान को खींचना है, या फिर बर्तन धोना है, कपड़े धोना, तो ये इस तरह के प्रयास है जिसमें हमें किसकी जरूरत होती है, हमारे फिजिकल मूवमेंट की। तो ये आपके किस एफर्ट्स में आ जाएंगे, आपके फिजिकल एफर्ट्स के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेडल एफर्ट्स की। पेडल एफर्ट्स, अगर हम पेडल एफर्ट्स की बात करें तो जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, पद प्रयास, यानी कि पैरों का इस्तेमाल करके। तो पद प्रयास में क्या आ जाएगा आपके, दौड़ना है, कूदना है, हिलना है, चलना है। दौड़ना, कूदना, हिलना, चलना, ये सारे के सारे जो एक्टिविटीज है वो किस में आ जाएगी, आपके पेडल एफर्ट्स के अंदर, पद प्रयास के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके चक्षु प्रयास, जिसको हम विजुअल एफर्ट्स कहते हैं। विजुअल एफर्ट्स, जिसको हम चक्षु प्रयास, चक्षु यानी कि हम आंखों को क्या कहते हैं, चक्षु यानी कि आंख, नयन। तो जो विजुअल एफर्ट्स है इसमें हमारे नेत्र संचालन, नेत्र संचालन, देखना, यानी कि हमारी आंख से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो किस में आ जाएगी, आपके विजुअल एफर्ट्स के अंदर आ जाएगी। जैसे खोजना। अब नेक्स्ट एफर्ट आता है हमारे टोर्सल एफर्ट, जिसको हम मॉडर्न प्रयास कहते हैं। टोर्सल एफर्ट्स,
जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न प्रयास। ज्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन टोर्सल एफर्ट से ही आता है। इसके अंदर आता है आपके धान रोपना, निराई गुड़ाई करना, निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई करना। इसके अलावा आता है आपके सिंचाई करना, बोझा उठाना, सिंचाई करना, बोझा उठाना। इस तरह के जितने भी प्रयास है वो आपके टोर्सल एफर्ट्स यानी कि मॉडर्न प्रयास के अंतर्गत आते हैं। तो ये था आपके कि गृह निर्माण की क्रियाओं में अलग अलग कौन कौन से प्रयास जो है वो किए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले मानसिक प्रयास। इसके अंदर आपके सोचना है, विचारना है, तर्क करना, चिंतन करना, विश्लेषण करना, याद रखना, निर्देशन, वार्तालाप, निर्णय लेना, आयोजन करना, ये सारे के सारे प्रयास आपके मेंटल एफर्ट्स में आएंगे। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं शारीरिक प्रयास की, जिसके अंदर आ जाएगी आपके पहुंचना, फैलाना, समेटना, लिखना, उठना, खींचना, दबाना, चढ़ाना, पहुंचाना। यानी कि जितनी फिजिकल एक्टिविटी इसमें इस्तेमाल होगी तो इसलिए ये फिजिकल एफर्ट्स में आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पेडल एफर्ट्स यानी कि पद प्रयास। इसके अंदर आ जाएगा आपके झुकना, उठना, बैठना, चलना, हिलना, डुलना, खड़ा होना और घुटने मोड़ना। नेक्स्ट आपके विजुअल एफर्ट्स, जिसके अंदर आ जाएगा आपके नेत्र संचालन, पलक झपकाना, देखना, खोजना, निरीक्षण करना, दूरी तथा प्रकाश की स्थितियों में समायोजन स्थापित करना। और लास्ट में आ जाएगा आपके टोर्सल एफर्ट्स, जिसके अंदर, जिसको हम मॉडर्न प्रयास कहते हैं, इसमें झुकना, उठना, बैठना, एडी के बल चलना और घुटनों के बल चलना, यानी कि पैरों के जो पैरों को मोड़ करके या हमारी बॉडी को मोड़ करके जो काम करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, वो टोर्सल एफर्ट्स के अंदर आएगी। ये थे आपके कुछ एनर्जी कॉस्ट, जिसके अंदर कुछ एफर्ट्स दिए हुए हैं उनके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है आपके कि जो कार्य है उनको कौन कौन से भागों में बांटा गया है। कार्य कितने प्रकार के होते हैं आपके, एक होता है हल्का कार्य, एक होता मध्यम कार्य और एक होता है भारी कार्य। एक होता है आपके हल्का कार्य जिसको हम लाइट वर्क भी कह सकते हैं, दूसरा होता है आपका मध्यम जिसको हम मीडियम भी कह सकते हैं, मॉडरेट भी कह सकते हैं हम इसको, और तीसरा होता है भारी कार्य जिसको हम हेवी वर्क भी कह सकते हैं। अब जो हमारा हल्का कार्य है उसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे आपके, जिसके अंदर हम बैठे बैठे ही हमें कोई काम करना होता है, जैसे लिखना है, सिलाई करना है, पढ़ना है, यानी कि इसमें हमें ज्यादा जो है कार्य करते टाइम थकान नहीं आती है, हमें बैठे बैठे ही करना होता है। इस तरह के कार्य हल्के कार्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगर हम मध्यम कार्य की बात करें तो मध्यम कार्य के अंदर आता है कि शिशु को वस्त्र पहनाना, शिशु को वस्त्र पहनाना, खाना बनाना, यानी कि जिसमें हल्के कार्य से ज्यादा थोड़े एफर्ट्स लगते हैं वो किस में आ जाएंगे, आपके मध्यम कार्य में आ जाएंगे। जैसे कि बर्तन धोना, आटा लगाना, सब्जी काटना, इस तरह के जो कार्य है वो आपके मध्यम कार्य में आ जाएंगे। और भारी कार्य की अगर हम बात करें तो भारी कार्य में आ जाएंगे आपके सिलबट्टी पर मसाला पीसना, पत्थर तोड़ना, जो भी जैसे भार उठाना, वजन उठाना, यानी कि ऐसे कार्य जिन कार्यों में मध्यम कार्यों से भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है वो भारी कार्य के अंदर आ जाएंगे। तो ये थे आपके जो कार्य है, उनको हमने 3 वर्गों में विभाजित कर दिया है, हल्का कार्य, मध्यम कार्य और भारी कार्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं थकान। जब भी हम कार्य करते हैं तो कार्य करते करते हमें थकान अनुभव होने लगती है, और जो थकान है वो क्या होती है और कितने तरह की होती है उसके बारे में। थकान
जब हम लगातार कार्य करते हैं और लगातार कार्य करते करते हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। जब हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है तो हमारे अंदर कार्य करने की कैपेसिटी बचती नहीं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? थकान कहेंगे। ये जो थकान होती है ये दो तरह की हो सकती है, एक फिजिकल और एक साइकोलॉजिकल। फिजिकल की अगर हम बात करें तो जब हमने बहुत ज्यादा भारी काम कर लिया है या फिर बहुत लंबे टाइम से हम काम कर रहे हैं तो हमें थकान महसूस होने लग जाएगी। और एक होती है साइकोलॉजिकल, यानी कि मानसिक थकान। वो थकान ऐसी होती है जिसमें कार्य की वजह से वो थकान नहीं हो रही है, जबकि हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हमारी इंटरेस्ट का नहीं है, तो उसकी वजह से जो थकान हो रही है, जिसे हम ऊब गए हैं, उस कार्य को बार बार करके हम परेशान हो गए हैं, ऊब गए हैं, हमें वो कार्य करना अच्छा नहीं लग रहा है, तब हमें एक मानसिक थकान होगी, उसको हम कहेंगे मानसिक थकान। तो ये है आपकी थकान। थकान क्या होती है, कितने तरह की होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।